नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज बीएसटीसी सेकेंड ईयर वालों का हमारा साइंस का पेपर है। ये 60 अंकों का होता है। समय इसको 3 घंटे मिलेंगे आपको करने के लिए। 60 में से आपको पास होने के लिए 24 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलेगा, ये द्वितीय गैस पेपर मॉडल पेपर है। इन प्रश्नों को आप बारीकी से और कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ के जाएंगे और अपने क्लास के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं सबको आप लोग इतना काम करेंगे कि आप इनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्रकृति के प्रति विज्ञान की अवधारणा कैसी है। तो ध्यान रखेंगे, प्रकृति के प्रति विज्ञान की जो अवधारणा है वो है वास्तविक है। कैसी है? एक्चुअल है, रियल है। ध्यान रखना, वास्तविकता इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट। ओजोन अणुओं का ऑक्सीजन अणुओं में परिवर्तित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है आपकी अपघटन अभिक्रिया। कैसे है? ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। ये ऑक्सीजन प्लस हाफ O2 इसमें विघटित हो जाएगा। तो ये हमारी कैसी हुई? अपघटन अभिक्रिया है साथियों। ओजोन के अणु टूट जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, भारत में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव वर्ष 1960 में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रायोजना विधि जो है उसके जन्मदाता कौन है, उसके प्रतिपादक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम किलपैट्रिक, ऑप्शन डी राइट। याद रखेंगे, इस प्रोजेक्ट शब्द को सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया था? रिचर्डसन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, रिचर्डसन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस उपयोग में लेते हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी वजह से पेड़ पौधों को हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और बहुत से जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखेंगे, रिलीज कौन सी करते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे। स्कूल की घंटी बजना निम्न में से किस गति का उदाहरण है? स्कूल की घंटी बजती है साथियों, तो इसमें कौन सी गति है? आवर्त गति है। ध्यान रखेंगे, कौन सी है? आवर्त गति है, ठीक है। लट्टू का घूमना बताइए, एक लट्टू का घूमना किसकी कैसी गति है? ये हमारी घूर्णन गति है, ठीक है ना, ये हमारी घूर्णन गति है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का प्रयोग शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जॉन डीवी का है। ध्यान रखना, इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 8वां देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है? तो वो है साथियों मारी क्यूरी। इंपॉर्टेंट नाम है ये, मारी क्यूरी। इन्होंने साइंस के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन 9वां है, पृथ्वी पर भूकंप आने के क्या कारण है? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी के नीचे का भाग अत्यधिक गर्म है, जहाँ स्थित लावा जब पृथ्वी के ऊपरी पटल को तोड़कर बाहर निकलता है तो कंपन होने लगता है। और जब ये लावा अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलता है एक तरल पदार्थ के रूप में, तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का क्या अर्थ है? ऐसी विधि या प्रक्रिया जिसे विज्ञान की खोज के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां है, सन 2009 में किस वैज्ञानिक की याद में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वर्ष मनाया गया था? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, उस साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। और इन्होंने ही गैलीलियो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरदर्शी यंत्र यानी दूरबीन का आविष्कार भी गैलीलियो ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, पराविद्या और अपराविद्या क्या है? तो पराविद्या देखिए, सबसे पहले धार्मिक साहित्य का अध्ययन करना पराविद्या कहलाती है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो छात्र होते हैं वो वेद उपनिषद गीता आदि का अध्ययन करते हैं।
जबकि अपरा विद्या जो है वो लौकिक और सांस्कृतिक ज्ञान दोनों से जुड़ी हुई है। इसके शिक्षा कार्य गुरुओं के आश्रमों में होता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, धातुओं के सामान्य गुणधर्म क्या है। धातुओं के सामान्य गुणधर्म देखिएगा, यहाँ पर धातुओं में धात्विक चमक होती है। ये धातु जो है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। और इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इनको पीटने पर चादर के रूप में बदला जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अगर धातुओं की बात करें कि ऐसा कौन सा धातु है, ठीक है, जो विद्युत का कुचालक है, विद्युत चालन नहीं होता, तो वो है साथियों हीरा। ठीक है, हीरा एक ऐसा धातु है, धातु होते हुए भी ये अपवाद है धातुओं में जिसके अंतर्गत चालकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि के गुण और दोष क्या है। तो आंसर देखिएगा, विश्लेषण विधि के गुण, इस विधि में छात्र शिक्षक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। इसमें छात्रों में सही ढंग से विचार करने की आदत पड़ती है। इस विधि से समस्या को हल करने की योग्यता विकसित होती है और छात्रों में बुद्धि, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास भी होता है। ये है विश्लेषण विधि के गुण। अब हम बात करते हैं विश्लेषण विधि की कमियां यानी दोष। इस विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि में स्वयं पूर्ण नहीं है, ये विधि खुद पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो तथ्य छात्रों ने विश्लेषित करके सीखे हैं उनका समग्र रूप से उनको स्पष्ट होना चाहिए। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आपको याद होना चाहिए, विश्लेषण जो विधि है सूत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये निगमन विधि का पालन करती है ना, निगमन विधि का पालन करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मिथ्याकरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपको याद करके जाना है, यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। मिथ्याकरण क्या है। अगला प्रश्न है आपका 15वां, वर्तमान समय में विज्ञान विषय की आवश्यकता को लिखिए। यानी वर्तमान में विज्ञान की आवश्यकता क्यों है। 21वीं शताब्दी में विज्ञान की सभी को आवश्यकता है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 के द्वारा की गई। विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा सन 2000 में भी दी गई थी। आधुनिक शिक्षा के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण और नगरीय स्तरों पर शिक्षा संबंधी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। टेलीविज़न जन शिक्षा प्रसारण का एक सरल साधन है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट भी शिक्षा प्रसारण में अत्यंत उपयोगी है। अथवा में आपको प्रश्न पढ़ के जाना है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पूर्व ज्ञान की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, लिखिएगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। अथवा में जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ आप पढ़ के जरूर जाएं। यूनिट नंबर 2 में मिलेगा ये क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखिए, संचार के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा संचार का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि दृश्य व श्रव्य संचार के माध्यम से हम अपने कमरे में ही बैठकर संपूर्ण विश्व के संपर्क में रहते हैं। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के द्वारा विश्व भर की जानकारी हम प्रतिपल में जान लेते हैं, प्रतिपल, एक सेकंड में। शिक्षा में कंप्यूटर व टेलीविज़न का बहुत अधिक योगदान है। शिक्षा के साथ साथ संचार के साधनों का उपयोग मनोरंजन में भी किया जा रहा है। अथवा में प्रश्न है, सामाजिक कुरीतियों से निपटने में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालिएगा। ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 3 से पढ़ के जाना है। 17वां क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि के सोपान लिखिए। तो अनुसंधान विधि के 6 सोपान हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला सोपान है समस्या की सूचना, दूसरा है समस्या विसूचन, तीसरा है समस्या का विश्लेषण, चौथा है प्रयोग एवं तथ्य संकलन, पांचवा है संभावित संसाधन और छठवां है समाधान का सत्यापन। तो ये आपके 6 स्टेप हैं। नेक्स्ट, इसमें अथवा में प्रश्न है, पाठ्यचर्या की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, याद कर लें। 18वां देखिए, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए। दिष्ट धारा क्या है। सबसे पहले, सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा जो एक ही दिशा में बहती है। जैसे किसी सेल से एक बल्ब को प्रकाशित किया जाए तो उसमें विद्युत धारा की दिशा सदैव धनाग्र से ऋणाग्र की तरफ होगी।
इस प्रकार विद्युत धारा की दिशा जो समय के साथ में अपरिवर्तित रहे वो हमारी दिष्ट धारा कहलाती है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। दिष्ट धारा जो हमारी लाइट बिजली घरों में आती है ना, ये दिष्ट धारा का ही उदाहरण है, एक ही दिशा में बहती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा, यदि हम अपने घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा का अध्ययन करें तो देखेंगे कि दिशा समय के साथ बदलती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा के स्विच की एक सिरा ऋणात्मक हो तो कभी धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक। यह क्रम लगातार चलता रहता है, इसलिए विद्युत धारा की दिशा का समय के साथ में हमेशा परिवर्तित होती रहती है और इसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समय के साथ दिशा बदलती रहती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल ध्यान रखें, जो जनरेटर होता है ना हमारा जनित्र, विद्युत जनित्र जिसको हम बोलते हैं जनरेटर, है ना, उसमें हमेशा कैसी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर कोई व्यक्ति इससे चिपक जाता है, इसकी लाइट से, तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि चिपक गया तो मर गया, समझ लीजिए, सबसे नुकसानदायी है ये। अगला हमारा प्रश्न है, अथवा में सरल एवं संयुक्त पत्ती में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, जो पंक्तियाँ होती हैं ना हमारी, पत्तियाँ, पेड़ों में पत्तियाँ, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती दोनों में अंतर ज्ञात करना है। तो यूनिट 5 में मिलेगा क्वेश्चन। 19वां देखिए, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण का ध्येय यानी उद्देश्य परीक्षित किए जाने वाले एक या एक से अधिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा कमजोरी की जांच करना होता है। विद्यालय विषयों में छात्रों की कठिनाइयों को ढूंढना, जिससे आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके। तीसरा उद्देश्य है वैज्ञानिक परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। चौथा उद्देश्य है किसी भाषा के भाषिक तत्वों के अर्जन में सामाजिक अध्यापन प्रक्रिया में अध्यापकात्मक व पद्धति सुधार हेतु सुझाव देना होता है। पांचवा है इसका उद्देश्य भाषा तथा अन्य विषयों में जातिगत विशेषताओं एवं कमजोरियों को आंकना और उसके आधार पर छात्रों की भाषा अध्यापन पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम सुधार में योगदान देना तथा उन्हें छात्र उपयोगी बनाना। इसी प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन करना है। अथवा में आपका प्रश्न है, देखिएगा, एक अच्छे परीक्षण में किन गुणों का विकास होना जरूरी है? बताइए, एक अच्छे परीक्षण के कौन कौन से गुण होने चाहिए? ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 6 में मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, परावर्तन व अपवर्तन क्या है? परावर्तन और अपवर्तन के नियम भी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पढ़ के जरूर जाएं। आंसर होगा इसका प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक या पारदर्शक माध्यम से, जैसे पत्थर या किसी अन्य समांगी पारदर्शक माध्यम से प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर हमारा कोई ये पृष्ठ है, इस पर हमने, ये पृष्ठ है हमारा, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट गिरी, ठीक है, तो ये लाइट गिरेगी तो ये हमारा क्या है? माध्यम। इस माध्यम में लाइट गिरेगी ना, तो ये थोड़ी सी झुक जाएगी, है ना, ये थोड़ी सी झुक जाएगी, है ना, निकलना इस तरीके से चाहिए था ना, लेकिन ये थोड़ी सी झुक जाएगी अभिलंब की तरफ, फिर दोबारा ऐसे ही हो जाएगी। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आयतन कोण व आपतन कोण, सॉरी इसका एग्जाम्पल इस तरीके से होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये प्रकाश का परावर्तन है। किसी पृष्ठ से टकराई और उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो यहाँ पर ये कोण बनेंगे, कोण आई जितना है ये कोण आर के बराबर होगा, ठीक है, तो दोनों कोण बराबर होते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये अभिलंब है, तो ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दो नियम है परावर्तन के। अब हम बात करें प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश किसी समग्र माध्यम से सरल रेखा में चलता है, परंतु जब उसके मार्ग में कोई दूसरा पारदर्शक माध्यम आ जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह विचलन किसी दिशा में अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा। प्रकाश की विचलन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। नोट याद रखना, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकती है
वे सघन माध्यम होते हैं। अब आप लोग समझें, जैसे ये हमारा कोई माध्यम है पानी, ठीक है, ये पानी हमारा कोई माध्यम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, ओके, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये प्रकाश की किरणें, ये सघन माध्यम है, कैसा है, सघन माध्यम है। और मैंने कहा कि जब सघन माध्यम होता है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, तो ये हमारा अभिलंब मान के चलो, है ना, तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी ये, ऐसे, जबकि निकलना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और अगर विरल माध्यम है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसके नियम देखिए अपवर्तन के। आपतित किरण, परा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतित किरण और अपवर्तित किरणों के बीच में आपतन की त्रिज्या और अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये स्नेल का नियम है, ये वाला पॉइंट पूरा याद रखना, यानी कि ये स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये वाला याद रखना, ये त्रिज्या है अपनी आपतन कोण की। अगला हमारा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों परीक्षण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है, यूनिट नंबर 6 में मिलेगा क्वेश्चन। 21वां देखिए, विज्ञान किट के लाभ क्या है। विज्ञान किट क्या है, तो देखिए इसमें ठोस सामग्री कौन कौन सी मिलती है। इसमें सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ें, उपकरण, रसायन आदि एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाते हैं, पहला फ़ायदा। दूसरा ये कि समय की बचत होती है। इस किट का सामान इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि प्रयोग करने में कम से कम समय लगता है। विद्यार्थियों में सहयोगी होती है ये किट से, वह इसकी वस्तुएं इतनी साधारण है कि उनका आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं और विद्यार्थियों का सहयोग भी लिया जा सकता है। कम कीमत होती है, ये किट बहुत ही सस्ती है, छोटे से छोटे स्कूल में भी इसको आसानी से खरीदा जा सकता है। स्वदेशी साधनों का इसमें प्रयोग होता है। सभी वस्तु कैसी होती है, स्वदेशी। और वस्तुओं का सरलता से परिवर्तन, किट में किसी भी प्रकार की हानि या टूटने की अवस्था में किट की वस्तुओं को हम जिस दुकान से खरीदते हैं उसको दोबारा से बदला जा सकता है। अथवा में प्रश्न है आपका, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास में क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं, उल्लेख कीजिएगा। तो ये प्रश्न यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है 22वां, विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्राकृतिक घटनाओं एवं प्रक्रियाओं आदि में कार्य कारण संबंधों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर विज्ञान का अर्थ सबसे पहले देखेंगे। साइंस जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया से हुई है और सेंटिया का अर्थ होता है जानना। विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विज्ञान की परिभाषा दी है, ठीक है। सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो देखिए सामान्य अर्थ में कहा जाता है इसको, क्या कहेंगे कि प्रकृति के ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। कुछ लोगों ने बताया कि प्रकृति के गुप्त रहस्यों को जानना विज्ञान है, कुछ ने बताया कि विज्ञान प्रकृति के ज्ञान का संकलन है। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। प्राकृतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं आदि में कार्यकारण संबंध विज्ञान के साथ, जिस व्यक्ति में विज्ञान अभिवृत्ति का समुचित विकास हुआ है वह अपने आसपास की घटनाओं को कार्यकारण संबंध में परिप्रेक्ष्य में देखता है। प्रकृति में जो घटित हो रहा है वह उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते, क्यों नहीं दिखाई देते भाई, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक होता है ना। लोहे पर जंग लग जाती है ऑक्सीडाइजेशन के कारण। पौधों को अधिक पानी दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, ठीक है। मनुष्य की उम्र बढ़ने पर बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये सब साइंस के कारण है साथियों। तो साइंस हमेशा लॉजिकल सब्जेक्ट है, इन सब के पीछे अलग अलग कारण हैं। विज्ञान में ऐसा पक्का विश्वास है कि कुछ घटित हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है जिसे ढूंढा जा सकता है। विज्ञान बाह्य प्रगति के अध्ययन का प्रायोगिक अंग भी है। अथवा में प्रश्न है आपका, 20वीं शताब्दी के पहले और 20वीं शताब्दी के बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता कैसे बढ़ी है, विवेचना कीजिएगा। ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है 23वां, दैनिक क्रियाओं के निर्णय में विज्ञान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो दैनिक जीवन में विज्ञान कैसे उपयोगी है। शैक्षिक विकास में भूमिका, शैक्षिक व्यवस्था और उसका विकास भी वर्तमान में विज्ञान की देन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वर्तमान समय में टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो आदि का प्रयोग
इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में किया जाता है। तो ये साइंस की देन है सब। स्वास्थ्य विकास में उपयोगी है साइंस। स्वास्थ्य के विकास में विज्ञान का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। वर्तमान जीवन विज्ञान को भी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उपयोगी विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिससे कि प्राथमिक स्तर पर ही बालकों को स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्रदान की जा सकें। इससे समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तीसरा उपयोग है भाषा विकास में उपयोगी है साइंस। आज का समाज विज्ञान के माध्यम से ही समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन हुआ है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी राष्ट्रभाषा और स्थानीय भाषाओं से ही संतुष्ट नहीं होता, वरन वे अपने अन्य देशों की भाषा को भी सीखना चाहता है। इसके लिए विदेशी कार्यक्रम को बड़े बड़े रुचिपूर्ण ढंग से देखता है। चौथा इसका उपयोग है सभ्यता संस्कृति के हस्तांतरण में उपयोगी। प्रत्येक देश अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण रखना चाहता है और उसका हस्तांतरण भी अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करना चाहता है। इस कार्य में विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका अंतिम प्रश्न है, समस्याओं के तार्किक विश्लेषण में विज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है, छात्रों में इसका क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।